Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to talk about objection questions in chemistry. I have received many queries. बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए बच्चों ने अप्रोच किया कि मैम ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है, और कम से कम 10-15 क्वेश्चन बच्चों ने बना रखे हैं जो गलत है, जो कि ऐसा नहीं है अगर सही में देखा जाए। क्योंकि कई चैनल्स में जब क्वेश्चंस जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं वो भी रॉन्ग तरीके से किए हैं, और 3-4 क्वेश्चंस वैसे ही मतलब उन लोगों ने गलत तरीके से फ्रेम आउट कर दिए हैं, जिससे काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैंने हर एक क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्शन का था वो भी, और जिसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ क्वेरीज आई हैं कि मैडम ये गलत ही है, उसके हिसाब से मैंने आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर ली है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विद फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए, जब भी हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करनी होती है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमारी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? कोई भी एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो हमारे पास चार्ज को कम करे, चार्ज को कम करे, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है दैट इज अ काइंड ऑफ बर्डन। मैंने ऑलरेडी ये बहुत बार क्लास में करवाया हुआ है कि दिस इज अ काइंड ऑफ बर्डन, और हमने पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको हमेशा हमने उसको रिड्यूस करना होता है, तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और अगर वो इंटेंसिफाई हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो दिस इज द नॉर्मल बेंजीन रिंग और CH2 ऊपर लगा था। अगर हम इसकी बात करें, here नाइट्रो ग्रुप इज देयर, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या करता है? विड्रॉ। अगर ये विड्रॉ करेगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे थी तो वो भी ये खींच रहा है, तो जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें OCH3 ग्रुप की, ऊपर हमारे पास CH2 पॉजिटिव लगा है, तो ये डोनेट करता है, ठीक है, रिंग में, जिसको हम प्लस M इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज था, जिसके पास लॉस हुआ हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का, अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिड्यूस होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये सेकेंड और थर्ड। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड, क्योंकि सबसे ज्यादा डीस्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रो वाला होगा। तो करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, बट आंसर हमारा आंसर की में बी दिया हुआ है, जो कि गलत है। और इसका रेफरेंस आप नोट कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BSc फर्स्ट ईयर। ठीक है, और करेक्ट आंसर सी, वहां पे एज सच सेम क्वेश्चन दिया है। सो सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शंस को फ्रेम करें और वहां पे नोट कर दें ये चीज। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, अगेन यह बहुत बार और बहुत सारे चैनल्स ने भी इसको थर्ड क्वेश्चन से रिप्रेजेंट किया, जो बच्चे बोल रहे हैं कि जी सी आना चाहिए, जो कि नहीं है। ऑप्शन ये आंसर की में, आंसर की में जो आंसर दिया गया है बी दिया है, और वो करेक्ट है। और क्यों है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये तो सभी को श्योर था कि जो डाई इजोमीथेन होता है वो एक मिथाइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, और अगर बी और सी में बात किया जाए, थर्ड का दोनों ही जगह पे 4-4 है। NBS जो है वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे वो अल्कोहल पे काम करेगा। ये अगर आपने रिएजेंट की बुक पढ़ी है तभी आप ये काम कर सकते हैं, बिकॉज बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन थे पेपर में। ठीक है, पेपर में कोई भी पिछला क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था, और यही सबसे बड़ी चीज थी जिससे बहुत सारी कंफ्यूजन की वजह से बच्चे क्वेश्चंस को गलत करके आए हैं। NBS माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एलिलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन भी करता है, दो काम है इसके। ठीक है, और जो फेम्टन रिएजेंट है, दिस इज कॉजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर जो बी था, फर्स्ट का सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड फेम्टन रिएजेंट का थर्ड ऑप्शन, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फर्स्ट वन। ओके, और इसका रेफरेंस SN सानेवाल की बुक है। ठीक है, SN सानेवाल। ठीक है, रिएजेंट की स्पेशल बुक है, रिएजेंट एंड रीअरेंजमेंट, और उसकी मैंने कुछ आपके पास रेफरेंस के लिए
इमेजेस ली हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज का क्लेम कर रहे थे कि मैडम उस सर ने ऐसे पढ़ाया है, उस टीचर ने ऐसे पढ़ाया है, वो चैनल ये रेफरेंस दे रहा है। तो ये चीज गलत है। ठीक है, आप रेफरेंस देख सकते हैं। अगर फेम्टन रिएजेंट की बात की जाए, अगर मिक्सचर है वो H2O2 प्लस Fe2 पॉजिटिव है। H2O2 कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। और यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप देख पा रहे हैं, कि हमारे पास ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन। चेक करिए, दिस इज गोइंग टू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ, देखिए द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम्टन रिएजेंट हैज बीन यूज्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड और सबस्ट्रेट्स। ठीक है, और जो एन ब्रोमोसक्सिनिक एसिड है वो हमारे पास एलिलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन का काम भी करता है। दिस इज अ वैल्यूएबल ब्रोमिनेटिंग एजेंट एट एलिलिक और बेंजिलिक पोजीशन। और इसको चेक करिए, दिस रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अबीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चों को नहीं पता, काफी स्टूडेंट्स एनबीएस को सिर्फ ब्रोमिनेटिंग एजेंट से लेके चल रहे हैं, जो कि गलत है। ये ऑक्सीडेशन का काम भी करता है। तो इसका आंसर ऑब्जेक्शन में नहीं आता, ये करेक्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जो है रोटेशनल एनर्जी का। और डेफिनेटली इसका आंसर गलत दिया गया है। इसका आंसर था बी। और जो पेपर में दिया गया है, आंसर की में दिया गया है, वो आई थिंक इन लोगों ने डी दिया हुआ है या ए, मतलब वो गलत है। ठीक है, तो आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। और मैं इसका रेफरेंस आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, हमारा आंसर E इज इक्वल टू एच स्केयर J+1 अपॉन 8 पाई स्केयर I आना चाहिए। और ये आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। एक पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड पठानिया, 48th एडिशन, पेज नंबर 308। आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फंडामेंटल ऑफ, मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, दोनों ही आप डाल सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, 4th एडिशन की ये बुक है। और इसका जो ऑथर है कॉलिन एन बेनवाल एंड, प्लीज नोट कर लीजिएगा नाम। ठीक है, चैप्टर है ये सेकंड, जो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेज नंबर है 34। ठीक है, दो रेफरेंस है, कोई भी ले लीजिए। और वन मोर बुक इज देयर, LDS यादव की बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये भी रेफरेंस देती है। और ये सारी बुक, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक अगर आपको मिलती है, उसमें ये सारा रेफरेंस आराम से आपको मिल जाएगा। घर में अगर आपके पास कोई भी बुक पड़ी है, उसमें से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो दोनों के दो तो मैंने आपको बता दी है विद पेज नंबर्स, तो आप इसको अच्छे से फाइल कर देना। तो दो क्वेश्चन अभी तक हमारे ऑब्जेक्शन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो था, जो बहुत बच्चे मेरे पास क्लेम कर रहे थे कि मैडम इसका आंसर गलत है, इसका 10 ppm आंसर आना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, इसका आंसर हमारा 16.2 ही आएगा, जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 10 ppm तक का आंसर हमारा इन बिटवीन, जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तब तक हमारे पास 10 ppm की वैल्यू आएगी। बट उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर वेट 162 होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा राइट आंसर 16.2 ppm आना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्शन में नहीं आता। ठीक है, सो हियर वी हैव ओनली 2 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने करवाए हैं। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम इंजन, ठीक है, ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है, मैंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है इसके बीच में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड पठानिया बुक, पेज नंबर 575 एंड करेक्ट आंसर इज 20%। और इसका रेफरेंस आप बायजूस की बुक है जैसे, ठीक है, या फिर वेदांतु का कोई भी आप चैनल खोल लीजिए, उनके नोट्स हो गए। और जेईई की कोई भी बुक खोलेंगे, वहां पे ये न्यूमेरिकल आराम से मिलेगा। तो आप कोई भी रेफरेंस आप लगा सकते हैं, वट जिस जिसके पास बुक है, एक बार इसको खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और बुक भी मिलती है, आप रेफरेंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
एफिशिएंसी हमारे पास 1 माइनस T2/T1 के बराबर होती है। और अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो दैट इज 373 केल्विन एंड हियर इट इज 298 केल्विन। तो इसको डिवाइड करिए, 373 माइनस 298 डिवाइडेड बाय 373, और एफिशिएंसी के लिए कितनी परसेंट है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज 20 पॉइंट समथिंग, ओके 20.1 या 2 आता है। तो आंसर हमारा ए आएगा। जो ऑप्शन की में दिया गया है वो हमारे पास आई थिंक ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। सो हमारा करेक्ट आंसर इज 20%. So again this question is under the objection. So here till now there are 3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बैकमन रीअरेंजमेंट का, हाइड्रोलिसिस का। इसका ऑप्शन ठीक है, अपने आप से तुक्के मत मारिए प्लीज। बेंजोइक एसिड, बेंजाइलअमीन, एनिलीन बोल रहा है कोई या कुछ बोल रहा है। देखिए एक चीज तो समझ लीजिए आप कि अगर आप कोई भी गूगल रेफरेंस देखते हैं, गूगल आपके पास मेजोरिटी ऑफ चीजें वो दिखाएगा जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो गूगल रेफरेंस कभी भी वो नहीं मानते, और ना ही आप लोग इसको करेक्ट माना करो, क्योंकि जब भी गूगल से आप रेफरेंस ढूंढते हैं तो 50 चीजें ऐसी हैं जो गलत निकलती हैं। कभी भी जब भी आप पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो गूगल डायरेक्ट टाइप किया गूगल के सर्च में, और जो ऊपर ऊपर लिखा आ गया आप उसी को आंसर मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास इट इज नॉट अंडर ऑब्जेक्शन। चलिए जी, द मेन क्वेश्चन, मेन ट्विस्ट, जिसका बहुत कम से कम मैंने 15-16 बच्चों को इस चीज का रिप्लाई किया है जो मेरे से यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, और वो लोग इसका आंसर मांग रहे थे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ना 2 चीजें होती हैं जब भी हमने आइसोमर डालने हैं। आइसोमर में वो चीज ज्योमेट्रिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, तो वी हैव टू डू द ज्योमेट्रिकल आइसोमर calculation, plus we have to do the stereochemical isomers. Okay, sorry, stereochemical नहीं, we have to do the stereoisomers. Are you getting the things? तो दोनों चीजें आपने यहाँ पे लेके चलनी है, stereoisomers and as well as symmetrical isomers. Symmetrical isomer में हमारे पास कौन कौन सी चीजें होंगी, सिस होगा, ट्रांस होगा, तो इसका मतलब 2 तो ये हो गए हमारे पास। और जो स्टीरियो आइसोमर्स की बात है तो हमारे पास देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक है हमारे पास सिस, एक है ट्रांस। जो ट्रांस होता है वो हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और जो हमारे पास सिस है उसकी 2 फॉर्म है आगे, डी और एल। ठीक है, डी और एल। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट लेके आती है। देखो अगर तो ये हमारे पास जैसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रहा है ये, तो आइसोमर में हमने अगर टोटल देखना है तो 2 ये हो गए, 2 इसके हो गए, और एक जो इनएक्टिव है, तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर रहता है 5। अब अगर अगर ये क्वेश्चन में इसने ये लिखा होता कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, उसके हिसाब से आंसर लगाता तो हो सकता था। तो इसने 5 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, जिसकी वजह से जो मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है कि इन लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया है तो 2 इसके, और जो इसकी 2 फॉर्म्स हैं ऑप्टिकल एक्टिव हैं, जो एक्टिव फॉर्म्स हैं उनको कैलकुलेट करके इसने 4 आंसर की में आंसर लगा दिया। तो इट डिपेंड्स कि ये आपका ऑप्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट 3 आंसर इसका नहीं आता जो आप लोग लिख रहे हैं। कई बुक्स में इसका रेफरेंस आप दे रहे हैं, रूल ये कहता है, जो बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी फॉरेन ऑथर की बुक्स में लिखा गया है, बट बहुत सारी बुक्स ये भी बोलती हैं कि जी हाँ हमारे पास ये 3 ही होते हैं। तो ये सिस और ट्रांस में जितनी फॉर्म है उसको 1 गिन रहा है और 2 इसको, जिसकी वजह से वो लोग 3 आंसर लगा रहे हैं। और ये पूरी शर्मा एंड कालिया में भी ऐसा है। और अगेन दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद मेनी बुक्स, क्योंकि जब भी आप जेईई या नीट में पढ़ते हैं या फिर और किसी भी एमएससी लेवल की फॉरेन ऑथर की बुक देखेंगे तो रूल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये रूल है। ठीक है, बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग फिर भी गलत तरीके से हुई है। तो ये आप मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आप इसका रेफरेंस डाल के लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, कि आप लोगों ने अगर टोटल पूछा होता तो ये दोनों का टोटल आता, जिसकी वजह से आंसर 5 बनना था। और अगर आप इनएक्टिव को निकालते हैं वो भी आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ, और बहुत सारी बुक्स इसका आंसर रेफरेंस 3 दे रही हैं जो इसमें नहीं है। तो तीनों सब पॉइंट्स बना के आप इसका ऑब्जेक्शन डाल दीजिएगा।
ठीक है, मैंने इसका रेफरेंस दे भी रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी शर्मा कालिया 771, जो ये बताती है कि इसका आंसर 3 है, जो मेरे अकॉर्डिंग और बहुत सारी बुक्स के अकॉर्डिंग गलत है। इसका आंसर टोटल आइसोमर्स का 5 होना चाहिए था। चलिए, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस अगेन इसके लिए मेरे पास आए कि हमारे पास बताओ जी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। और लकीली जब ये आपका पेपर हुआ, मैंने 2-3 दिन पहले ही बीएससी में ये प्रैक्टिकल करवाया है। हम क्या करते हैं, हम यूरिया लेते हैं और यूरिया को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं। जब हम इसको दोनों को डालते हैं, अब मेरे को ये बताओ, अटैकिंग रिएजेंट NH2 है, यहाँ अमोनिया डाल के आपको क्या मिलेगा, जब ऑलरेडी ये बेसिक कंडीशन आपके पास है, बेस ही है ना इसके हिसाब से NH2, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, अमोनिया नहीं यूज करते। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा पीएच का लेवल इतना इंक्रीज हो जाता है, ये नियरली 9, 10 या 11 तक भी मोस्टली चला जाता है। तो पीएच को हम नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड की एडिशन करते हैं। जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता तब भी आप उसको टिक मार सकते थे, या अगर H2SO4 जैसे दिया गया है कंसंट्रेटेड, तो वो भी ठीक है। कोई भी एसिड हम यूज करते हैं तो रिएक्शन दोनों को लिख के H पॉजिटिव, मतलब एसिड की प्रेजेंस में होती है, इसकी हमें 3 से 4 ड्रॉप्स डालनी होती है। और ये मैंने खुद 1-2 दिन पहले ही प्रैक्टिकल करवाया था जब आपका ये पेपर हुआ है। तो हम मैनुअल्स में और बहुत सारी प्रैक्टिकल की बुक्स में इसका रेफरेंस है। गूगल मत देखिए, जितनी आप सर्च करेंगे वो अमोनिया दिखा रहा है, ये गलत है। पीएच इंक्रीज होने की वजह से आपको उसके जो है फॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो एसिडिक आपको कैटलिस्ट चाहिए जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। और अगेन प्लीज मेरे को ये मैसेज सेंड मत करिए कि इसने ये करके दिखाया है जी यूट्यूब पे और ये टीचर ये बता रहा है। मेरे को जितनी बेस्ट नॉलेज है मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट बताया। और आज तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको पिछले भी आप चेक कर लीजिए, इतने सालों से जो मैंने आपको पास्टर केडर का बताया है ऑब्जेक्शन का, वही चलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हो वो रॉन्ग दी हो, क्योंकि जो बेस्ट पॉसिबल मेरे पास नॉलेज है मैं उसको यूज करके और साथ में 50 बुक्स को सर्च करके ही आपको ये चीज बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये गलत है। इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड ही है, तो इसको गूगल का स्क्रीनशॉट लगा के पेस्ट मत करिएगा, ये ऑब्जेक्शन में नहीं आता। ठीक है, तो दिस इज नॉट अंडर द ऑब्जेक्शन। उसके बाद हमारे पास आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्शन लिस्ट। ओके, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, आई एम सॉरी। ओके, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है, इसका रेफरेंस दे दिया, 1 क्वेश्चन, दिस इज नॉट अंडर ऑब्जेक्शन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस। एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और पूछा है, जो है हमारे पास स्लेटर रूल वाला। देखिए, स्लेटर रूल का क्वेश्चन जब हम फ्रेम करते हैं तो इसका रेफरेंस हमें कहीं से नहीं मिल सकता, नहीं मिल रहा, बट आप अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर पेस्ट करते हैं तो इसका आंसर हमारा 10.55 नहीं आता। अगर सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं एट द एंड, तो रूल हर बच्चा अपने हिसाब से फ्रेम कर रहा है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है। इफ एनीबडी इज गेटिंग द रेफरेंस यू कैन गिव मी। मेरे पास जितनी बुक्स थी, एज सच क्वेश्चन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा थ्रू आउट एनी एंट्रेंस इंडिया में, ये नहीं फ्रेम आउट हुआ। अगर 3S का स्पेशली पूछ लिया है तो उस हिसाब से आपका आंसर 10.55 नहीं बनता। सो आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। तो दीज आर ओनली द ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस व्हिच आर पॉसिबल इन आवर पेपर। केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्शन बनती है, तो यू कैन इजीली फाइल। बहुत अच्छे से इसको लगा के हरी मत करना, आपके पास 2 दिन और है, इसको डाल दीजिएगा। और लेट अस सी मेरिट कितनी जाती है। एंड वन मोर क्वेश्चन जो मेरे पास बच्चों का आया है कि मैडम मेरिट कितनी जाएगी, मैं आपको क्लियर कर दूं। जब हमारा पेपर बहुत सारा रिपीटेड आता था, ठीक है, तो मेरिट तब भी बहुत ज्यादा नहीं गई थी। लास्ट कट ऑफ हमारी 85 या 86 थी आई थिंक जर्नल की। तो इस टाइम पेपर मुश्किल है, कुछ क्वेश्चन गलत हैं, जैसे 5-6 क्वेश्चन शायद फिजिक्स में गलत हैं, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में हो गए। 10 नंबर का तो यही मसला बन गया ना कि कितने नंबर आपके ऊपर नीचे जाते हैं, या मिलते भी हैं नंबर या नहीं मिलते, जो आज तक वैसे नहीं हुआ, पर गवर्नमेंट से उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो नंबर दे दे आप लोगों को। बट मेरिट कभी भी, ये बच्चे जो बोल रहे हैं 100 प्लस जाएगी या 90 प्लस जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग मेरिट की जो कट ऑफ रहेगी वो 80 तक रहनी चाहिए जर्नल की।
ठीक है, तो लेट अस सी, वेट करते हैं। और आज तक जितनी मेरिट का हम बताते हैं वो हो जाता है भगवान की कृपा से। मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से जितनी फ्रेमिंग की है वो मेरिट बिल्कुल ठीक बताती हूँ मैं। कभी भी पेपर की मेरिट इतना नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे जिनके नंबर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपका 115 मेरिट चलेगी या 100 प्लस चलेगी या 90 प्लस भी कट ऑफ खत्म होएगी, ऐसा नहीं है। 80 82 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी नंबर की मेरिट जो है जर्नल की कट ऑफ जाएगी। सो बाय बाय एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, सभी को ये शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट अच्छे से ऑब्जेक्शन को फाइल कर सके। एंड लेट अस प्रे कि आपने जितनी हार्ड वर्क किया है आप सारे सक्सेसफुल हो जाए। सो बाय बाय एवरीवन, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।